मेरा नाम ज़रीना है। मैं 12 साल की थी, तभी मेरी शादी एक 25 साल के आदमी से करवा दी गई। मैं उस वक़्त बेहोश हुई थी। बेहोशी की हालत में ही मैं ससुराल आई थी। मुझे होश आया तो मेरे करीब वही आदमी था, जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, "अंकल, मुझे छोड़ दो।" लेकिन उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मैंने पलटकर अपने बिस्तर को देखा, तो मैं फिर से बेहोश हो गई। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे गाँव से। यहाँ एक छोटा-सा गाँव है। हम 2 बहनें थीं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरी माँ के हाथों में गाँठ हो गया था, जिसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। उस वक़्त मेरी उम्र 10 साल की थी। जब मुझे पता चला कि हमारी माँ को कैंसर हो गया है और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना है, नहीं तो माँ के बचने का कम चांस है, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाने के भी लाले पड़े होते थे, पास के खेतों से सब्जियां चुरा कर हमें काम चलाना पड़ता था। हम लोग कहते थे, क्या भगवान हम पर कभी तरस नहीं खाएंगे? ऐसे ही हमारी लाइफ बीतती रहेगी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम लोग अपने माँ को लेकर दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल आ गए। वहाँ के डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, जिससे कि माँ को थोड़ा बहुत आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने तो अपना मुंह मोड़ लिया था। किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। पापा घर के बाहर ही समोसे और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और बेचते थे। उसमें से जो भी पैसे आते थे, उसे ही हमारा घर का गुजारा चलता था। हम अपनी माँ को दिल्ली से घर लेकर आ गए थे। इसी तरह से हमारा टाइम बीत रहा था। देखते देखते 3 साल हो गए। मैं 14 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी मेरे घर आई माँ से मिलने। आंटी ने पापा से कहा, पास के ही गांव से एक रिश्ता आया है दर्शना के लिए। मेरे पापा तो खुश हो गए थे। माँ भी बेचारी सोचने लगी, चलो मेरे मरने से पहले मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। पापा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। शादी के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से पापा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का क्या करता है? आंटी ने कहा, उसकी फिक्र आप मत करो भाई साहब। लड़का बहुत ही अच्छा काम करता है। विदेश में स्टोर मैनेजर है और लड़के के पापा का अपना दुकान है। पापा ने कहा, ठीक है। आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देती हूँ कि वे लोग आकर ब्याह कर दर्शना को ले जाएंगे। पापा कहने लगे कि जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। आंटी कहने लगी, वह लोग 15 दिन के अंदर अंदर ही वह शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बेटा विदेश से आया हुआ है और फिर 3 महीने बाद वापस भी चला जाएगा। पापा किसी तरह तैयार हो गए। पापा गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया। इसी तरह शादी की सारी चीज़ों का बंदोबस्त हो गया। मैं भी खुश थी। आज बारात आने वाली थी। मेरी बाजी की आज शादी हो जाएगी, मैं ये सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हे को देखने चली गई। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बाजी की शादी थी और दूल्हे मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी बाजी के पास गई और बोली, दर्शना बाजी, आपको 2 दूल्हे हैं? मैंने देखा बारात आ गई है। बाजी कहने लगी, अरे पागल हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वह कोई और होगा। मैंने कहा, नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सोच में पड़ गई। पापा जल्दी से मेरे पास आए और कहने लगे, जरीना तुम भी तैयार हो जाओ, बड़ी बाजी को भी तैयार करके स्टेज पर ले जाओ। मैंने कहा, ठीक है। पापा, मैं बाजी को स्टेज तक लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी आई और बाजी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना पीना मिल रहा था। लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुश थी। खाना खाने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भर खाना खाया और इधर उधर खेलने लगी और खेलते हुए स्टेज तक आई बाजी की शादी देखने के लिए। अचानक से आंटी मुझे पकड़ कर बोली, तुम इधर क्यों खड़ी हो? जाओ, दूसरा दूल्हा तुम्हारा है, उसके साथ बैठो। आंटी ने ज़बरदस्ती उसके बगल में बिठा दिया। मैं बोली, आंटी ये क्या कर रही हैं आप? आंटी बोली, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी तो शादी है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बाजी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। मेरी तो अभी तक पीरियड्स भी नहीं आए थे। फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी? मैंने जल्दी से आंटी का हाथ छोड़कर पापा के पास गई। मैंने पापा से कहा, ये सब क्या है? पापा, मेरी शादी भी शादी तो बाजी की थी ना, फिर मेरी शादी क्यों की जा रही है? आंटी ये क्या कर रही हैं? मेरी शादी भी है क्या? आंटी सच कह रही हैं मेरी प्यारी बेटी? पापा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी भी आज ही शादी है। मेरी बच्ची है, मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी।
यही तेरी माँ भी चाहती है, और हाँ, तेरी माँ को भी तो पता है कि आज तुम्हारे और बड़ी बाजी दोनों की शादी है। बेटी, मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए शादी कर ले। मैं अपने पापा के आँसू देख नहीं सकती थी। पापा की आँखों में आँसू देखकर मैंने कह दिया, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ को जल्द अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। माँ को अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी कि सीधे उनके दिल पर असर पड़ा था। मैं तो अभी तक गुड़िया से ही खेलती थी। मैं पढ़ने भी जाया करती थी। गुड़िया से खेलती रही और आज मेरी शादी थी। मेरी बाजी की उम्र 16 साल की थी। आज मेरी ज़िंदगी का हर कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी। हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया था। मैं अपने ससुराल गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद विदाई के समय रास्ते में मैं बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में पूरे 6 घंटे सफ़र करने के बाद होश आया। मैंने आँख खोली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई कि चलो कोई नहीं, बाजी मेरे साथ है। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और मेरी बहन और जीजा थे। बाजी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं तो यूं ही खिलती रहती थी। मेरा पति अजीब नज़रों से मुझे देखा करता था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और डर कर बाजी के पास चली जाती थी। खैर, जो भी था, देखते ही देखते 5-6 महीना बीत गया और मेरा मासिक धर्म भी आ गया। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया और मासिक धर्म खत्म हुआ। और जिस दिन मासिक धर्म खत्म हुआ उसी रात मुझे एक कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर बैठा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। तभी देखा कि मेरा पति कमरे में आ रहा है। उसे देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि वह बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वह मेरे पास आया, मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डर कर काँप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वह गुस्से से मेरी तरफ घूरा और कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं डर से काँप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन मैं कह रही थी कि आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा अधिकार है। मैं तुम्हें कहीं से भी छू सकता हूँ। तुम्हें पता है पत्नी और पति के बीच में क्या होता है? मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच क्या होता है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और मैं उसे मना करती रह गई, मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और दरिंदों की तरह रात भर वह मुझे नोचता रहा। उसे मुझ पर ज़रा सी भी तरस ना आए। उसे पता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ तब भी। फिर सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से फट रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी। सुबह मेरी बाजी मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर समेत उठाकर बाहर ले आई और मुझे नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर वह मुझे आराम करने के लिए कह दिया। खाना बनाने खुद ही चली गई। मेरे लिए वह खाना लेकर आई, मैंने खाना खाया और सो गई। मैं बहुत रो रही थी। अपनी बाजी को कह रही थी, बाजी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, पर दरिंदा मेरे पास आ जाएगा, मेरे साथ फिर से वह सब करेगा। बहुत अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। बाजी कहने लगी, घबराओ नहीं जरीना, सब ठीक हो जाएगा। देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल पहले जैसा खेलना कूदना लगोगे। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। बाजी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सो गई। देखते ही देखते 1 महीना भी बीत गया। तभी मुझे उल्टियाँ आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और बाजी दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर समझ ही नहीं पाई थी कि ये सब क्या होता है और ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कैसी बीमारी है? मुझे नहीं पता था कि प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसी दिन पापा घर आए और कहने लगे, माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कैसा चमत्कार था? आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही पता चला कि माँ ठीक हो गई है। मैं तो डर गई थी, कहीं माँ परेशान ना हो जाए ये सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर, माँ ठीक हो चुकी थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो चुकी थी जिसका मेरे साथ कोई जोड़ नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरे पति ने अपने माँ बाप से छुपाकर एक और शादी कर रखी थी। वह लड़की मेरे सास ससुर को पसंद नहीं थी।
मुझे इन सारी बातों की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे समझ आती थी। मैं सोचती थी चलो एक और पत्नी है और उसमें मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरी तो अब उस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो यह मेरा पति है। इस तरह से टाइम बीत रहा था। धीरे-धीरे 5 महीना बीत चुका था और इन पाँचों महीने के अंदर-अंदर मेरा पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी, मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी कि माँ जी, मेरा पेट क्यों बाहर आ रहा है? मेरे पेट में ऐसा क्या हुआ है? मेरी सास ने मुझे कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बाजी के पास गई, मेरी बाजी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ज़रीना, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। इस नन्ही की जान को कुछ ही दिनों में तुम जन्म दे दोगे। मेरी बाजी तो बहुत खुश थी। शादी के 3 महीने के बाद जीजाजी कतर चले गए थे। वह वहीं पर जॉब करते थे और वह तो बहुत अच्छे इंसान थे। बाजी भी जीजाजी को बहुत चाहती थी। बाजी की बातें सुनकर मैं चुप हो गई और चुप्पी से अपने कमरे में आकर बैठी थी। तभी मेरा पति आया और कहने लगा, सुनो, तुम अपना सामान बांध और इस घर से चलती बन। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा। मैं अब मुनीफा के साथ रहूँगा। वह मेरी बीवी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह तो मेरे मम्मी-पापा की ज़िद थी कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं लव मैरिज ना करके उनकी पसंद की लड़की से शादी करूँ, गाँव की लड़की से शादी करूँ। तो मैंने उनके कहने पर शादी कर ली थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई क्योंकि अब मैं शादी का पूरा मतलब जान चुकी थी और ये आदमी जो कह रहा था वह मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे पापा ने हमारी शादी पे बहुत पैसे खर्च किए थे। पूरे 1 लाख उन्होंने जमा करके लोगों से मांग करके हमारी शादी की थी और ये आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे पापा जीते जी ही मर जाएंगे। मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई। बाजी भी वहीं थी। मैं रो रो कर कहने लगी कि देखिए ज़ोरान जी क्या कह रहे हैं कि वह मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर जी मेरे पति को समझाने लगे कि देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। सरीना बहुत अच्छी लड़की है और ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ज़रीना के साथ ही रहना होगा। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था। ये सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अचानक से सीरियस हो गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं कम से कम 4-5 हॉस्पिटलों से ट्रांसफ़र होकर इस अस्पताल में जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ में से हम किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर मेरे पति पर गुस्सा कर रहे थे। उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता कि कितनी कम उम्र की लड़की है और माँ बनने वाली है और उसकी डिलीवरी करवाना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने कहा, आप बच्चे को बचाएं, माँ का क्या, माँ तो हम दूसरी भी ले आएंगे, आप हमारे खानदान के चिराग को बचाइए। मेरे पति ने पेपर पे साइन कर दिए, लेकिन यह मेरी खुशनसीबी समझो या मेरी बदकिस्मती, मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। दोनों अस्पताल आए और मेरे पति ने मुझे मेरे माँ बाप के साथ मुझे भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तो मेरा पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरा पति कहने लगा कि सरीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूँगा और अपने बच्चे को मैं उसी की गोद में डाल दूँगा। मेरा पति मेरा 3 महीने का बच्चा छीन कर ले गया। पापा जब घर आए तो मैंने अपने पापा को रो रो कर बताया। माँ भी रो रही थी। मेरे पापा मुझे समझाने लगे, कहने लगे, सरीना तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, हो सकता है वह लोग नाराज़ हों तुमसे, इसलिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा करो, तुम वापस अपने ससुराल चले जाओ और वहाँ पर जाकर सबको मनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले ज़रूर मान जाएंगे। पापा ने मुझे मेरे ससुराल पहुँचा दिया और दरवाजे से ही पापा ये कहकर चले आए कि बेटी, अपनी बाप की इज़्ज़त बचाना और अपना परिवार बचाना तुम्हारा काम है। इन मामले में मैं नहीं बोल सकता। तुम देखो, अपने घर को टूटने से बचा लो और देखो, ससुराल वालों के ताने चुप्पी से बर्दाश्त कर लेना। कहा, ठीक है पापा। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इतने कम उम्र में, 14 साल की उम्र में ही माँ बन गई। मैं बदकिस्मती से बच गई। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ रहने के लिए मजबूर थी। माँ बनना किसे कहते हैं, ये मुझे आज एहसास हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था। मैं ससुराल पहुँची तो सीधे अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया।
उस वक़्त मेरा पति मेरे कमरे में था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, बच्चे को खींचकर बेड पर रख दिया। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बेल्ट निकाल कर मेरे बदन पर बेल्ट मार-मार कर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी इतना मारा कि मैं तड़प उठी। पर मेरे सास-ससुर दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ रही थी, प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूँगी। मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी बर्दाश्त कर लूँगी। मुझे इसी घर में थोड़ी-सी जगह दे दो। लेकिन वह जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी नहीं पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर किया हुआ ज़ुल्म बर्दाश्त ना हुआ। वह भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि देखो, केस मत करो, क्योंकि तुम लोग इतने अमीर नहीं हो। केस मुकदमा में बहुत पैसा लगेगा। तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह पैसा देकर केस जीत जाएँगे। इसलिए ऐसा करो, तुम मुझसे बात कर लिया करो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ठीक है साहब, आपको जो कहना था वह कह दिया। मुझे क्या करना है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दो। और वह पुलिस कहने लगा, बच्चा तुम्हें नहीं मिल सकता। वह बच्चा तुम्हारे पति को ही दिया जाएगा, क्योंकि उसका पालन-पोषण वह अच्छे से कर सकता है। तुम अभी 15-16 साल की बच्ची हो और बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं पुलिस वाले के हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली, साहब कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। वकील कहने लगी कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चा तुम्हें मिले। बस तुम 1 लाख का इंतज़ाम करो। मैंने 1 लाख का इंतज़ाम कर लिया और वकील और पुलिस को दे दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को मिल गया। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि बच्चा मुझे दे दो। उसके पैर पड़ गए, उससे भीख माँगने लगी। मैंने उसे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज़, वह बिन माँ के मर जाएगा। अभी बहुत छोटा, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन उस इंसान को उस मासूम बच्चे पर ज़रा सी भी तरस नहीं आई और सीना चौड़ा करके कहने लगा, देखो माँ का इंतज़ाम तो मैं कर लिया हूँ। देखो, मेरी पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया और मैं यह दूसरा बच्चा किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। मेरी पहली पत्नी अब कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तो मैं यह केस जीत गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट ने मुझे यूं ही बच्चा दे दिया है? बच्चे के पास माँ भी है और बाप भी। तुम्हें ज़्यादा बच्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वकील का कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता। एक तो आपकी उम्र 18 साल की नहीं हुई है, लेकिन आप बहुत छोटी हैं। आप बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते। उनका ये कहना था कि मैं वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मम्मी-पापा ने मुझे किसी तरह सँभाला और मुझे घर लेकर आए। मुझे होश आया तो मैं सिर्फ़ अपने बच्चे को ढूँढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवारों में सर दे-दे कर अपने आप को मार देने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते-करते काफ़ी दिन बीत गए। पापा ने मुझे रिश्तेदार के घर भेज दिया। मैं खाला के घर आ गई। मैं यहाँ खाला के घर 4 साल तक रही। खाला का एक छोटा बेटा ज़रगम था। ज़रगम मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह पढ़ा-लिखा था, मेरी सारी हकीकत उसे पता थी। मैंने अपने बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ज़रगम हर समय मुझे हँसाने की बहुत कोशिश करता, बहुत खुश रखने की कोशिश करता था। ज़रकम बहुत अच्छा लड़का था, अच्छी नौकरी करता था, उसकी इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। उसने मेरी आगे पढ़ाई कंप्लीट करवाई, मैं यहाँ बहुत खुश थी। पापा से बात करती थी, पापा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी पापा से कह देती, माँ परेशान ना हो और बाजी को कहो कि वह जीजा जी को मना लें और जीजा जी के साथ ही बाहर विदेश चली जाए। मेरा जीजा जी कतर में काम करते थे। जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, वह उन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर बाजी ने जीजा जी के साथ रहने का फैसला कर लिया। जीजा जी बाजी को विदेश कतर ले गए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी वजह से बाजी वह घर छोड़कर आ गई थी। बाजी ने कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। जीजी तैयार हो गए
और उन्होंने बाजी को कतर में ही बुला लिया। ख़ैर अब मेरी मम्मी-पापा भी अच्छे से रह रहे थे। मैं उनसे बातें करती रहती थी। इधर ज़रगान और मेरी खाला पूरी कोशिश करते कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊँ। मेरे साथ जो भी हुआ है वह मैं सब भूल जाऊँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी? वो सारी बातें, वो सारे हालात जो मेरे साथ बीते थे, जो ज़ख्म आज भी मेरे बदन में मौजूद थे। एक दिन मैं रो रही थी, तभी ज़रगन मेरे पास आया और कहने लगा, "ज़रीना, तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ?" मैंने ज़रगन से कहा, "हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो?" ज़रगन कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, "बिल्कुल नहीं, मुझे नफ़रत है शादी के नाम से। मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।" खाला ने कहा, "ठीक है ज़रीना, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती ज़रीना?" मैंने कहा, "बिल्कुल नहीं। अच्छे तो वह लोग भी थे, पढ़े-लिखे थे, लेकिन क्या हुआ बाद में जब हकीकत सामने आई तो मेरे साथ क्या हुआ? इतनी छोटी सी उम्र में मैं बहुत कुछ देखा है। मुझे शादी के नाम पर डर लगता है।" सरकन कहने लगा, "ज़रीना, तुम क्यों डरती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो, तुम बुरा ना मानो। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो?" सरकन की ऐसी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? सरकन मेरे बारे में हर कोई जानता था और इतना कुछ जानते हुए सरकन मुझे शादी कैसे कर सकता था? सरकन एक बहुत अच्छा लड़का है। उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है और इतना अच्छा नौकरी करता है। फिर वो मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? सरकन कहने लगा, "देखो ज़रीना, मैं माँ से बात करूँगा। तुम एक बार हाँ कह दो तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दुःख है वह मैं सारी ख़त्म कर दूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे ज़ख्मों को मिटा दूँगा अपनी मोहब्बत से। और सच कहो तो जब से तुम आई हो ना, मेरी ज़िंदगी में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी माँ को भी इसी बात से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं माँ को मना लूँगा।" मैंने ज़रगन से कहा, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं, खाला कभी नहीं मानेंगी।" और इस रिश्ते के लिए ज़रगन कहने लगा, "अगर मान गई तो? तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं?" मैंने कहा, "मैं सोच कर बताऊँगी।" ज़रगन, मैं अभी भी उन सारी बातों को भूल नहीं पाई हूँ। मैं अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल तड़प उठता है, मैं अपने बच्चे को पाना चाहती हूँ, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। सरगन कहने लगा, "ज़रीना, देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ज़िंदगी भर अकेली नहीं रह सकती हो। तुम्हें किसी के साथ की तो ज़रूरत होगी। तुम अकेली ज़िंदगी कब तक बिताओगी?" सरगन मेरे करीब आया और कहने लगा, "देखो ज़रीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपने को अपनाने को तैयार हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा भी ज़रूर वापस लाऊँगा और तुम्हारे गोद में लाकर रख दूँगा।" सरगन का इतना कहना था, मैं फूट-फूट कर रोने लगी और सरगन के सीने से लग गई। सरगन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी खाला ने हमें देख लिया। सरगन खाला के पीछे-पीछे चला गया और अपने कमरे में जाकर खाला को पूरी कहानी सुनाई कि मैं ज़रीना से मोहब्बत करने लगा हूँ। सरगन ने पूरी कोशिश की कि खाला को मना ले। खाला ने कहा, "ज़रकन, मुझे तो ज़रीना बहुत पसंद है और मैं ज़रीना को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ।" ज़रकन ये बात सुनकर खाला के सीने से लग गया। खाला और ज़रकन मेरे कमरे में आए। खाला ने कहा, "ज़रीना मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुःख मिले हैं। मैं चाहती हूँ तुम ज़रकन से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम अपनी सारी परेशानी और दुखों को भूल जाओ, अपनी सारी बीते हुए पल को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो।" मैं अपने खाला के सीने से लग गई और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। खाला ने माँ को और पापा को भी बुला लिया। पापा ने हमारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। आज मैं सरगन की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी हुई थी। सरगन मेरे कमरे में आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी मोहब्बत से मुझे भिगो दिया। आज मैं बहुत खुश थी। धीरे-धीरे वक़्त इसी तरह बीत रहा था और 4 महीने बीत गए। एक दिन सरगन मेरे पास आया और कहने लगा, "ज़रीना, चलो हमें इलाहाबाद जाना है।" इलाहाबाद का नाम सुनकर ही मेरी रूह काँप उठी। सरगन कहने लगा, "चलो, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊँगा।" मैं सरगन के साथ इलाहाबाद गई, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद में ही सरगन की ड्यूटी थी। वो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था। उसको एक सरकारी फ्लैट मिला हुआ था। वहीं पर मुझे ले गया। हम दोनों वहाँ पर बहुत हँसी-खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। 2 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ इलाहाबाद के अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था। जो बच्चा मेरे पेट में था वो बहुत कम मूवमेंट करता था और समय-समय पर मेरा चेकअप भी होता रहता था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बता दिया। मेरी खाला भी यहाँ मेरे साथ आ गई, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था। खाला मेरी बहुत देखभाल कर रही थी।
और सरगरन भी मेरी बहुत ख्याल रख रहा था। मेरी ज़िंदगी तो बहुत खुशगवार बीत रही थी। मेरा 9वाँ महीना चल रहा था। अस्पताल वालों ने मुझे 15 दिन पहले ही एडमिट करवा लिया था क्योंकि मुझे बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होना था। मैं यहाँ के वार्ड में टहल रही थी, तभी मेरी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। शायद मैं उस आदमी को अच्छी तरह से पहचान सकती थी क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा पहला पति ज़ुरान था। वह काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगा। कुछ ही दूरी पर मैंने ज़ुरान के माँ-बाप को भी देखा। जब उन दोनों को देख लिया तो मैंने अपने आप को छुपाना चाहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों के सामने जाऊँ। मुझे उन लोगों से सख्त नफ़रत थी। डॉक्टर के काउंटर पर पता किया तो डॉक्टर ने जो बात बताई, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने बताया कि मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी है, इसलिए वह आदमी इतना परेशान है। सुबह-सुबह ही उस औरत को एडमिट कराया गया था और उसका कई सालों से कैंसर का इलाज हो रहा था, जो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। कैंसर की वजह से ही आज वह उस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई और मुझे बहुत ज़ोरों का दर्द उठने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा दूसरा पति मेरे सामने खड़े बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे और मेरी खाला भी मेरे पास खड़ी थी। उन्होंने जो खबर सुनाई, मैं तो खुशी के मारे झूम उठी। मैं हिलना चाह रही थी लेकिन खाला ने मना कर दिया कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ये बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ है। और मैं एक बेटे के जन्म दिया था। सरगन परेशान था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। वह मेरे लिए बहुत परेशान था। मैंने उसको एक बड़ी सी स्माइल करके दिखाया और बोला, देखो सरगन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी खुश हो जाओ। हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। हम लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने फ्लैट में आ गए। तब मैं खाला को और अपने पति को बस सारी बात बताई जो मैंने हॉस्पिटल में सुना था। फिर मैं अपनी बाजी को भी फ़ोन मिलाया और उनसे भी बात की और उनको खुशखबरी भी दी। और जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था वह बात बिल्कुल सच थी। मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी थी। अब उसका बहुत बुरा हाल था। मेरी बहन भी कतर से इलाहाबाद आ चुकी थी। वह भी मुझसे मिलना चाह रही थी। मेरी बहन मेरे पहले बेटे को लेकर मुझसे मिलने आई। मैंने अपने बेटे को देखकर अपने कलेजे से लगा लिया। मेरा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वह पूरे 9 साल का था, पर वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिन माँ के पला है। वह तंदुरुस्त था, खूबसूरत था और बहुत उदास था। मैंने उससे उदास होने की वजह पूछी तो वह बहुत रो पड़ा और बोला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। मैं उस बच्चे को क्या बताती, मैं उसकी असली माँ थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसको सीने से लगाकर बड़ा सुकून महसूस किया। मेरी बाजी ने बताया, मेरा पति सुरान अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा कि तुम्हारी बददुआ मेरी पहली पत्नी को खा गई। वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता कि तुम्हारी शादी हो गई और तुमने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। जब उसे ये खबर मिलेगी तो वह और ज़्यादा टूट जाएगा और मैं उसे ये खबर ज़रूर सुनाऊंगी और तुम्हारे बेटे को तो मैं पालूंगी क्योंकि मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई और तुम्हारे जीजा कहते हैं कि मैं उसे अपनी औलाद से बढ़कर मानूंगा। मैंने भी अपनी ममता को समझा लिया और सुकून महसूस किया। कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरी बहन के गोद में ही रहेगा। मैंने तो अपनी सौतन को कोई बद्दुआ नहीं दी थी। शायद मेरी आह ने ज़ुरान को सज़ा देनी चाहिए क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी की वजह से ही मुझको ठुकराया था। अगर उसको इतना ही अपनी पहली पत्नी से प्यार था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? अपने घर से भाग जाता, अपने माँ बाप से मना करता, लेकिन उसने मुझे मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई। मुझे उस छोटी सी उम्र में बर्बाद करके रख दिया। उसकी सज़ा तो अल्लाह ने उसे दे दिया। इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं होगी क्योंकि अब पल पल तड़पेगा। ना तो उसकी पहली पत्नी रही और ना ही दूसरी पत्नी उसे मिल सकती है। बाजी मुझसे और मेरे बच्चे से मिलकर अपने घर चली गई। जब उसने यह खबर सुनाई तो सच में ज़ुरान बिल्कुल पागल सा हो गया। उसने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया। नहीं वह खाना खाता था, ना ही किसी से बात करता था। उसके माँ बाप भी उसके लिए बहुत परेशान हैं। सुनान का कहना है कि मैं एक बार ज़रूर जरीना से माफ़ी मांगूंगा। शायद जरूना मुझे माफ़ कर दे, चाहे तो अपने बेटे को ले जाए। लेकिन मैंने अपने बेटे को अब अपनी बहन को सौंप दिया है क्योंकि वह बे औलाद है और मैं अपने पहले पति से कभी सामना नहीं करना चाहती। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने बाजी से साफ साफ मना कर दिया। मैं उस नीच आदमी से कभी नहीं मिलना चाहती, चाहे वह मर भी जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मुझे अपने पहले पति से मिलना चाहिए या नहीं? और क्या मैं अपने बेटे को अपनी बहन को सौंप कर अच्छा कर रही हूँ या गलत? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
और क्या मेरे पहले पति ने जो मेरे साथ किया था, उसको कभी माफ़ी दी जा सकती है? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरी बाजी की सास और ससुर दोनों ही मेरी बाजी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वह मुझे मनाए कि मैं ज़ुरान के सामने जाऊँ, ताकि ज़ुरान मुझसे माफ़ी माँग सके। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मुझे ज़ुरान से मिलना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा